हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सी एस शेयर मार्केट एंड ऑनलाइन अर्निंग हब। और आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम बताएंगे म्यूचुअल फ़ंड का कैलकुलेशन कैसे होता है, उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, तो हमें कितना उसके इंटरेस्ट के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर हम 500 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, और 1000 और 2000 3000 करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये सब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि उन्हें पता चले कि म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए, म्यूचुअल फ़ंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जैसे मालूम है, आप टीवी पे कहीं भी ऐड देख सकते हो कि वहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ रहता है म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। तो मैं वो रीड करके दिखाता हूँ क्या रहता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, द NAV of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market, including the fluctuation in the interest rates. ओके, तो जैसे कि हम कहीं भी ऐड देखते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि म्यूचुअल फंड है सेफ ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का, बट वहाँ रिस्क भी है। तो रिस्क इसलिए है कि आपको जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आपके NAV के ऊपर मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट डिपेंड रहता है कंपनी के प्रॉफिट में। और जो सिक्योरिटी, सपोज़ मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी चला रहा हूँ, मेरे नाम पे XY कंपनी है, और मैंने सब बड़े बड़े पोर्टफोलियो शेयर्स के खरीद रखे, TCS, इन्फोसिस, SDFC। तो जब तक ये प्रॉफिट में रहेंगे तो मेरे जो XY कंपनी का म्यूचुअल फंड है वो भी प्रॉफिट में रहेगा। जब ये लॉस में जाएंगे तो मेरा म्यूचुअल फंड भी लॉस में जाएगा। तो पूरा डिपेंड है, हम जिस सिक्योरिटीज़ को ख़रीदते हैं, इक्विटी में करते हैं या किसी और चीज़ में करते हैं, तो वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर वो ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो हमें ख़राब रिटर्न मिलेगा। ओके, तो अब देखते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। ओके, और म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड होते क्या है और कितने टाइप के म्यूचुअल फंड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड पुल मनी फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पब्लिक एंड यूज दैट मनी टू बाय अदर सिक्योरिटीज, यूजुअली स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि अब इतना क्रेज़ हो गया म्यूचुअल फंड का, तो हर कोई बोलता है कि मैं 1000 का कर रहा हूँ, 5000 का कर रहा हूँ, 2000 का कर रहा हूँ। तो जो ये मनी इन्वेस्ट होता है मंथली, तो कंपनी अपने पास रखती नहीं है। विदाउट, बोलते कंपनी का पॉलिसी है कि उन्हें इन्वेस्ट करना ही करना है। जब कंपनी इन्वेस्ट करेगी तभी तो आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, स्टॉक्स खरीदती है, बॉन्ड्स करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती है, तो जहाँ पे उनके टॉप कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं तो उनको फ़ायदा वहाँ मिलता है, तो वो फ़ायदा हमें भी मिलता है। तो कैसे कि अगर कंपनी को वहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का कुछ रेशो हमें भी मिलता है, तो हमारा म्यूचुअल फंड ग्रो होता है। अगर कंपनी, जिस कंपनी का उन्होंने स्टॉक खरीदा वो लॉस में है तो हम भी लॉस में दिखेंगे। ओके, तो ये पूरा डिपेंड है स्टॉक एंड बॉन्ड जो भी कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी बाय करती है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटी इज डिसाइडेड टू बाय। तो जैसे कि मैंने बोला कि वो पूरा उसके वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड डिपेंड होता है कंपनी जिस कंपनी ने, म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो सिक्योरिटी खरीदा है। ओके, so when you buy a unit or share of a mutual fund, you are buying the performance of its portfolio. ओके, तो जैसे कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड का खरीदते हो तो उसका एक पोर्टफोलियो रहता है। तो अब वो पूरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस आप खरीद रहे हो। जैसे कि अगर वो पूरा पोर्टफोलियो अच्छा चलेगा तो आप प्लस में, अगर वो नेगेटिव में चलेगा तो आप लॉस में। तो ये इसका फंडा ये है। ओके, और मोर प्रेशियसली अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू। तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आप वो पूरा एक पार्ट आप ओन कर लेते हो। आप जैसे कि आप अगर नंबर ऑफ़ शेयर, अगर शेयर खरीदने जाओगे तो TCS, SDFC, ये सब शेयर्स प्राइस बहुत ज़्यादा है। ओके, आप ये सब खरीद नहीं पाओगे। बट म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि जैसे कोई भी एक कंपनी है, चाहे वो टाटा डिजिटल हो गई, मीरा एसेट्स हो गया, रिलायंस हो गया, इन्होंने ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में इन्होंने ये सब ऐड करके रखा है। तो आप जब ये पोर्टफोलियो खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली आप उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हो। तो
डिफरेंस यही है, आप ये म्यूचुअल फंड थ्रू जा रहे हो और म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद रही है, फिर वो आपको रिटर्न्स उसमें से देगी। ओके, तो आगे देखते हैं अब। इन्वेस्टिंग इन अ शेयर ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन शेयर ऑफ ए स्टॉक। तो ये टोटली डिफरेंट है, म्यूचुअल फंड अलग है और स्टॉक्स अलग है। ओके, अनलाइकली स्टॉक्स म्यूचुअल फंड शेयर्स डू नॉट गिव इट्स होल्डर एनी वोटिंग राइट्स। A share of a mutual fund represents investment in many different stocks or other securities instead of just on one holding। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था कि म्यूचुअल फंड में उनका एक पोर्टफोलियो रहता है 8-10 स्टॉक का। तो आप जब एक कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप 8-10 कंपनी ऑलरेडी उनके स्टॉक्स खरीद रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट। और अब जब शेयर खरीदो आप इतने नहीं खरीद पाओगे, तो इसीलिए ये थोड़ा बेटर रहता है और इसमें लॉस के कम चांसेस रहते हैं। ये है, रह सकता है रिटर्न आपको कम मिलेगा बट लॉस कम रहता है। ओके, तो चलिए देखते हैं एनएवी क्या होता है। दैट्स वाई द प्राइस ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज रेफर्ड टू एज द नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, sometime expressed as NAVPS. A fund's NAV is derived by dividing the total value of security in the portfolio by the total amount of shares outstanding. Outstanding shares are those held by all shareholders, institutional investors, and company officers or insiders. Okay, mutual fund shares can typically be purchased or redeemed as needed at the fund current NAV. Okay, which unlikely a stock price does not fluctuate during the market hour, but it is settled at the end of each trading day. Ergo, the price of a mutual fund is also updated when the NAVPS is settled. ओके, बेसिकली जो एन डिसाइड कैसे होता है, पूरा दिन मार्केट चालू रहता है तो एट द डे एंड में ये डिसाइड होता है कि आपको पूरे दिन के आपके पोर्टफोलियो में जितने शेयर थे उन्होंने लॉस दिया या प्रॉफिट दिया, एवरेज आउट होकर आपको मालूम पड़ेगा। ओके, तो ये इस तरीके से एन वर्क करता है। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अगर मैं आपको 3 से 4 एग्जांपल दूंगा कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितने परसेंट रेट ऑफ रिटर्न में और ड्यूरेशन कितना रखना है तो आपको रिटर्न कितने मिल सकते हैं। ओके, अभी मेरा पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500। ओके, SIP। जैसे पहले LIC करते थे, LIC में पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होते थे कि फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, किसी भी रीज़न के से आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। तो अगर देखो मैं मान लूँ मेरा मंथली SIP अमाउंट है 500। हाँ, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 20 ईयर्स का, और मैं सोच रहा हूँ जिस कंपनी का भी मैं लूँ वो मुझे एक 15% का रिटर्न देगा। ओके, एवरेज आउट। हाँ, ये एवरेज आउट रिटर्न है जो एट द एंड, जब मेरी पॉलिसी ख़त्म हो, सॉरी, जब मुझे ये रिडीम करूँगा मैं, उस टाइम पे मैं मान रहा हूँ मेरा 15% रहेगा रिटर्न। तो एक्चुअल मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहेगा, 20 साल अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो 1,20,000 ही मैं भर रहा हूँ। ओके, बट मेरा रिटर्न देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर SIP इन्वेस्टमेंट 7,49,000। ओके, इससे ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम ज़्यादा मिल रहा है। ओके, अगर मैं 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1,20,000 मेरा हो रहा है 20 साल में, और मुझे मिल रहा है ऑलमोस्ट 7.5 लाख। ओके, 7.5, इसमें डिडक्शन भी होगा आपका, जो उसका टैक्सेस रहेंगे कटेगा आपको, वो GST वगैरह आपको पे करना रहेगा इसके अंदर। ओके, बट अगर मैं 500 तो मुझे महीने का मालूम भी नहीं पड़ेगा, और मैं अगर करूँ तो 20 साल तक करता हूँ, मुझे 7 लाख रुपया मिल रहा है, 7.5 लाख रुपया मिल रहा है। इतना तो LIC भी नहीं देता था। ओके, LIC में अगर आप 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 लाख रुपया मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,000 रुपया। वो सेम मंथली अमाउंट हमारा 1,000 है, ड्यूरेशन 20 ईयर है, और सेम रिटर्न भी हमारा 15% है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा, सीधा उसका डबल, 1,20 था तो यहाँ पे 2,40 हो गया, 2,40,000। और बट अमाउंट भी हमारा डबल हो जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर मैं 1,000 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ 20 साल के लिए, 15% के रिटर्न से मुझे मिल रहा है, तो मुझे ऑलमोस्ट 14,97,000 मिल रहा है।
ओके, ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर बहुत है। आप सामने ये देख सकते हो, कैलकुलेशन ये सामने है। आपको अगर वेरीफाई करना रहे तो आप कोई भी साइट पे जाइए गूगल में, और वहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर डालिए, और ये अमाउंट और ये ड्यूरेशन और ये परसेंटेज डाल के चेक कर सकते हो, ये अमाउंट उतना ही आएगा। ओके, और थर्ड अमाउंट मैंने यहाँ पे डाला 2,000 रुपये का अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन सेम 20 ईयर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेरा 15% है, और एक्चुअल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना, 4,80,000। ओके, और मुझे मिलेगा कितना, देखो 29, ऑलमोस्ट 30 लैक्स। ओके, ऑलमोस्ट 30 लैक्स मुझे मिल रहे हैं। यार इससे बेटर इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता, सेफ़ है। अगर मैं मान लो मुझे अगर फ्यूचर में 15 नहीं मिलता है, 10% भी मिलता है, तो भी ये अमाउंट, इस मतलब इससे थोड़ा अमाउंट कम होगा, बट लॉस नहीं है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसलिए इसलिए सब जन मरे जा रहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। हर कोई जैसे ही जिससे इस चीज़ के बारे में नॉलेज ली, इस चीज़ के बारे में पता है, तो वो ज़रूर इन्वेस्ट करता है इसके अंदर। इसी तरह फोर्थ हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,000। 3,000 सेम ड्यूरेशन सेम परसेंटेज, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा हुआ 7,20,000, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ यूर एसआईपी इन्वेस्टमेंट हुआ 44,92,000। सोच सकते हो क्या, इतना 7 लाख इन्वेस्ट करके मुझे 44,92,000 मिल रहा है, तो इससे बेटर इन्वेस्टमेंट मैं नहीं समझ सकता। और ये म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगी जहां आपका पैसा सिक्योर रहे, क्योंकि उन्हें भी कमाना है। अगर वो कमाएंगे तभी तुम्हें देंगे, तो वो खुद ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। उनके फंड मैनेजर रहते हैं जो फंड को मैनेज करते हैं। आपको अगर देखना रहे तो पहले फ़ंड मैनेज की हिस्ट्री चेक कर सकते हो। आप किसी भी शेयर्स को उठाओ, म्यूचुअल फ़ंड को उठाओ, सॉरी, म्यूचुअल फ़ंड को उठाओ, उसके बारे में डिटेल्स देखो, उसे कौन मैनेज कर रहा है, उसका फ़ंड मैनेजर कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसने अभी तक कैसे फ़ंड मैनेज किया है। तो वो सब बेसिस पे आप म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। तो मान लो मैंने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड में, कोई एक्स वाई कंपनी में। तो मैंने पहले मंथ में 1,000 रुपये डाला, मेरा उसके ऊपर सपोज़ मैं मान रहा हूँ मैं 10% आया, 15 भी नहीं मांग रहा हूँ मैं, 10% आया, मुझे मुझे वहाँ पे मिला 100 रुपीज़। मैं टोटल अमाउंट उस मंथ के लिए हो गया 1,100। अब नेक्स्ट मंथ में मैंने 1,000 और डाला, तो इसके अंदर ऐड किया मेरा 1,100 में 1,000 ऐड किया, तो मेरा 2,100 हो गया। अब 2,100 पे मुझे 10% मिला, तो कितना हुआ मेरा, 210 हो गया। अब 210 ऐड होगा 2,100 में, तो मेरा अमाउंट क्या होता है, 2,310। ओके, अब 2,310 उसके नेक्स्ट मंथ में मैं 1,000 और ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा 3,310। ओके, अब 3,310 पे 10% निकलेगा। ओके, तो ये इसी के तरीके से ये ऐड होते जाएगा, और इस तरीके से ये वर्क करता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा रिटर्न देता है। तो ये था बेसिकली म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन। तो मैंने आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी बता दिया। आप अगर कितना इन्वेस्ट करोगे, 500, 1,000, 2,000, 3,000 तक के लिए अमाउंट के लिए, और उस पर उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न तक का मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग खुद कोई भी म्यूचुअल फंड रिसर्च करो, उसका पोर्टफोलियो देखे, उसके फंड्स देखो, उन्होंने कौन कौन से फंड्स खरीदे हैं, उनके उनके फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस है कि नहीं है। अगर देखिए, मेरा मानना है कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी लॉस के लिए तो ओपन नहीं होगी। हर कोई बेटर करना चाहेगा, हर कोई अपना प्रॉफिट निकाल के आपको प्रॉफिट देगा, तभी लॉस में लेके वो खुद नहीं चलेगा कंपनी को, उसे भी आगे अपर मैनेजमेंट को सबको आंसर करना पड़ता है। तो फंड मैनेजर ही डिपेंडेबल है, फंड मैनेजर ही आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करेगा कि वो कहाँ वो पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, तो ये था कैलकुलेशन पे वीडियो छोटा सा।